गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुक्रक्स। और आज की क्लास में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। जैसा आप सभी को पता है कि जब भी हम जनरल टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें आपकी हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, ज्योग्राफी हुई, इकोनॉमिक्स हुई, बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आज हम इस सेशन को कवर करेंगे और कुछ साथ के साथ में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगी ताकि बहुत कम टाइम में आपकी पूरी रिवीजन हो जाए। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब एक फेवरेट क्वेश्चन होता है ना एग्जामिनर का, तो ऐसे ही ज्यादातर एग्जाम्स में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ये वाला क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर विल बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप सभी को पता होगा जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान की बात करते हैं तो जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कौन है? बी आर अम्बेडकर। जो कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थी बेसिकली, जो इसकी ड्राफ्टिंग कमिटी थी, उसको किसने हेड किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ही इसको हेड किया था। तो चलिए आगे अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि कभी कभी कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हमें न्यूज में देखने को, सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक अमेंडमेंट हुआ था 1976 में जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था? 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लास्ट है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। 1976 में ये हमारा आया था और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इस अमेंडमेंट को। ठीक है, सेम ऐसी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1978। ठीक है, और एक 1975 में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, वो क्या थी? इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड बाय फॉर्मर पीएम, उस टाइम कौन थी? इंदिरा गांधी जी। 25 जून एग्जैक्ट डेट अगर हम बात करें तो इस दिन इमरजेंसी लगी थी। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इमरजेंसी कब इंपोज हुई थी? तो कब हुई थी? 25 जून 1975। ठीक है, और इसी को अपोज करने के लिए एक टोटल रेवोल्यूशन बेसिकली जो जेपी नारायण जी की थी वो भी हुई थी और उसके बाद इमरजेंसी इंपोज कर दी गई थी। चलिए आगे, द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। आप सभी को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बैग ऑफ बोरोइंग्स। ठीक है, क्योंकि हमारे जो इतने सारे प्रोविजंस, इतने सारे फीचर्स हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लिए हैं, किसी से हमने कुछ लिया है। जैसे बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, तो ये भी ओरिजिनली हमारे नहीं है, हमने किसी कंट्री से ही ये प्रोविजन लिया है। बेसिकली रशिया, जर्मनी, आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किससे लिए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करते हैं तो हमने ये कौन से लिए है? रशिया से। अगर इमरजेंसी टाइम में हम सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमने जर्मनी से वो फीचर लिया है। जुडिशियल रिव्यू हुआ, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। आगे हम बहुत सारे ऐसे फीचर्स कवर करेंगे ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका मिस ना हो। तो चलिए, The principle of justice, liberty and equality has been borrowed from which constitution? Most expected question from polity. यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, कंट्री के नाम क्या है? फ्रांस, रशिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। बेसिकली ये जो हमारा ब्रिटेन है। और आप सभी को पता होगा कि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वहां का वो रिटन नहीं है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रांस। हमने फ्रांस से ये फीचर अपना लिया है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी। देखिए जो मैं आपको अभी बता रही थी कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हमने दूसरी कंट्रीज से बोरो किए हैं, तो उसी को एक बार फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो जो ब्रिटेन से हमने कौन से फीचर लिए हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम हुआ हमारा, वो बेसिकली हमने ब्रिटेन से लिया है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हुए हमारे, जुडिशियल रिव्यू हुआ, ये हमने यूएसए से लिया है। फिर कनाडा की बात करें तो डिवीजन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है वो हमने कनाडा से लिया है। जर्मनी, इमरजेंसी प्रोविजंस जो मैंने अभी आपको बताया था। रशिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये हमारे कौन से पार्ट में आती है? पार्ट 4A। ये 42nd अमेंडमेंट जो हमारा एक्ट आया था, मतलब बेसिकली उसी से ये हमने इंसर्ट किया था, यानी ओरिजिनली हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और ये किस कमिटी की रिकमेंडेशन पर आया था? स्वर्ण सिंह कमेटी। देखिए बच्चों, आपके लिए जहां जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैं सारी चीजें आपके लिए कवर कर रही हूं ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। हर चीज अब हम एमसीक्यू फॉर्म में कवर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में दिए, प्लस उसके साथ में आपको हर क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूं जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का सारा बता दिया कि इस अमेंडमेंट एक्ट से ये आया था, पार्ट 4A में ये इंक्लूडेड है, और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे बेसिकली इसको इंसर्ट किया गया था, ठीक है। प्लस फिर हमने ऑस्ट्रेलिया से कौन सा प्रोविजन लिया है अपना? कॉन्करेंट लिस्ट। जैसा आप सभी को पता है, हमारी जब हम लिस्ट की बात करते हैं, स्टेट लिस्ट है एक हमारी सेंटर की लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसपे स्टेट प्लस सेंटर जो हमारी गवर्नमेंट्स है वो दोनों ही उस पर लॉ बना सकती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप आर एंश्योर्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी पार्ट नंबर 2। जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो उससे जुड़े जो प्रोविजंस है वो पार्ट 2 में इंसर्टेड है। बेसिकली आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद द सिटीजनशिप, ठीक है। तो ऐसे अगर हम पार्ट 1 की बात करें, इसमें क्या है? पार्ट 1 में हमारे जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनके नाम मेंशन है, ठीक है। पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब एक तरीके से इसका नाम भी फंडामेंटल राइट्स और बहुत ज्यादा फंडामेंटल है हमारे लिए, ताकि जो हमारा जो अधिकार है उसको हम अच्छे से एक्सरसाइज कर सके। यानी पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। आगे हम पूरा फंडामेंटल राइट्स पूरा डिटेल में कवर करेंगे कि राइट टू इक्वलिटी में कौन से आर्टिकल्स आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, पूरा कवर करेंगे। फिर आता है हमारा पार्ट 4। ये बेसिकली हमारा क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में पूरा हमारे जो डीपीएसपीज है, जो स्टेट्स को बेसिकली इनिशिएटिव्स जो लॉज है वो बनाने चाहिए। ये बेसिकली इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं उसको वापस से लाने के लिए। तो जो आर्टिकल 32 है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो वो हमारा फंडामेंटल राइट्स में ही कवर होता है। आगे हम उसको पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ऐसी एक आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 51A, ये हमारा डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से, ठीक है। सो
अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार इसी फॉर्म में ये चीजें रिवाइज करा रही हूं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसको मिस ना करें, मतलब एटलीस्ट आपके पास एक रफ आइडिया हो कि ये किस चीज से रिलेटेड है। देखो बच्चों, जब हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करते हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ओरिजिनली अगर हम बात करें, ओरिजिनली यानी इसका मतलब जब हमारा संविधान बना था शुरुआत में, ठीक है, तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, ठीक है, और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, शेड्यूल्स की अब हम बात करेंगे कि किस शेड्यूल में क्या क्या मेंशन्ड है, सब नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको मैं बार बार इसी चीज पे एम्फेसाइज कर रही हूं कि आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि क्या चीज हमको नहीं पढ़नी है, ताकि क्या पढ़ना है इस पर आप ज्यादा गौर कर सकें। सो ओरिजिनली हमारे पास ये चीजें थी, लेकिन अगर अब हम बात करें तो अब हमारे पास 25 पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स बाद में ऐड किए गए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसके बाद इनको ऐड किया गया है, और हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। आपसे पूछ सकते हैं कि ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल्स थे। आर्टिकल से तो इतना नहीं आएगा, लेकिन पार्ट एंड शेड्यूल से आपसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो पार्ट 3 किससे डील करता है? पार्ट 3 डील करता है फंडामेंटल राइट्स से हमारे। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैंने अभी बताया था, आर्टिकल 36 से 51 ये हमारा है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, इसमें हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली एडिट की गई थी जब 1976 में ये आया था, लेकिन एक फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी राइट टू एजुकेशन वाली है उसको बाद में ऐड किया गया है बच्चों। ठीक है, वो 2002 में ऐड किया गया था। फिर एक हमारा है पार्ट 9, वो किससे रिलेटेड है? पंचायत से। और आप सभी को पता है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया था, उसी से पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन ऐड किए गए थे। ठीक है, उसके बाद पार्ट 10 हमारा है द म्युनिसिपैलिटीज। ये किससे आया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। ये दो चीजें आपको डेफिनेटली याद रखनी है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, पार्ट 15 ये हमारा किससे रिलेटेड है? इलेक्शन से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है कि जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन होंगे, वो कौन कंडक्ट कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारी बॉडी है वो इसको कंडक्ट कराएगी। लेकिन आपको ये याद रखना होगा बच्चों, जो पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं कराता है। वो कौन कंडक्ट कराता है? वो जो स्टेट हमारी जो बॉडीज होती है ना, स्टेट इलेक्शन बॉडीज, वो कंडक्ट कराती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, The union, state and concurrent lists are mentioned in which schedule of the Indian Constitution? मैंने अभी आपको बताया था कि इनिशियली 8 हमारे शेड्यूल थे, लेकिन फिर अमेंडमेंट्स के थ्रू हमने कुछ और ऐड किए। अब टोटल कितने हैं? 12, और 12 में से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे इसके लिए? शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7 और शेड्यूल 11। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेड्यूल 7, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम शेड्यूल 11 की बात करते हैं तो ये बेसिकली पंचायत से रिलेटेड है। ऐसे एक शेड्यूल 12 है हमारा, वो म्युनिसिपैलिटीज से डील करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फटाफट से इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स इस पीडीएफ के थ्रू हम रिवाइज कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल कितने हैं? टोटल है 12। ठीक है, तो शेड्यूल 3 किसकी बात करता है? ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मतलब जो ओथ हम लेते हैं, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो वो ओथ लेते हैं, वो किस शेड्यूल के थ्रू लेते हैं? अंडर शेड्यूल 3। फिर है हमारा शेड्यूल 4, वो किससे डील करता है? राज्यसभा सीट एलोकेशन। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनने के थोड़े से चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद है हमारा शेड्यूल 7, ये बात करते हैं हमारी लिस्ट की, जिसमें हमारी यूनियन लिस्ट हुई, जिसपे स्पेसिफिकली ज्यूरिसडिक्शन किसका होता है? यूनियन गवर्नमेंट का। एक हमारी होती है स्टेट लिस्ट, जिसपे सिर्फ स्टेट ही लॉज बना सकती है। और फिर जो थर्ड है हमारी, वो है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे स्टेट प्लस
जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है दोनों लॉज बना सकती हैं। ठीक है, फिर शेड्यूल 8 की अगर हम बात करें, ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। ठीक है, आप सभी को पता है कि अभी लैंग्वेज को लेके न्यूज में काफी सारी चीजें रही हैं, तो हो सकता है आपसे शेड्यूल 8 पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उसके बाद हमारा शेड्यूल 11 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ पंचायत। ठीक है, शेड्यूल 12 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद हो जाएंगी, मतलब आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, इतने इजी वे में मैं आपको चीजें करा रही हूं ताकि आपको अपने कोई एफर्ट ना डालने पड़े, फटाफट से बस रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट, which of the following fundamental right is also known as heart and soul of the Indian Constitution according to B.R. Ambedkar? मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको किसने हेड किया था? B.R. अम्बेडकर जी ने ही, और इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो अब जो हमारा क्वेश्चन है, किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा जाता है वो भी देख लेते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर बच्चों हमारे पास क्या होती है? हमारे पास 5 रिट्स होती हैं, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। और अंदर आर्टिकल 32 आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स जो आपके इन्फ्रिंज जो हैं उसको वापस से पाने के लिए। और दूसरी तरफ अंडर आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से फैक्चुअल चीजें भी मैं आपको बता रही हूँ। अंडर आर्टिकल 226 आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। लेकिन और अंडर आर्टिकल 32 आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स जिसकी हम बात कर रहे थे, ये आपकी लिविंग के लिए बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, इसीलिए इनका नाम फंडामेंटल राइट्स पड़ा है। ठीक है, आपको अपना जीवन स्वतंत्र रूप से, सुचारू रूप से जीने का ही हमें अधिकार देते हैं। और आर्टिकल 12 से 35 ये पूरा फंडामेंटल राइट्स है अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो पार्ट्स मैंने आपको बताए बच्चों वो एक बार अच्छे से आप पढ़ते रहना। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 to 18 बेसिकली डील करता है राइट टू इक्वलिटी से। देखिए हमारे टोटल कितने 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने थे? तब कितने थे? 7। उसमें एक हमारा था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर इसको बाद में जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया तो उससे इसको अबॉलिश करके फंडामेंटल राइट वाले पार्ट से निकालकर एक अलग जो पार्ट 12 है उसमें इसको डाल दिया गया था, जो किससे डील करता है? बेसिकली इसका एक अलग हमारा आर्टिकल बना दिया था, आर्टिकल 300A। और ये बेसिकली डील करता है किससे? प्रॉपर्टी वाले जो हमारे लॉज हैं उससे डील करता है अंडर पार्ट 12। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इनिशियली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब हमारे पास कितने कर लेते हैं। तो पहला हमने अभी देखा है राइट टू इक्वलिटी, उसके बाद हमारा आता है राइट टू फ्रीडम, वो हमारा आर्टिकल 19 to 22 में कवर होता है। राइट टू फ्रीडम, ताकि आप अपनी जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको अच्छे से एक्सरसाइज कर सकें। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी मतलब जैसे अनटचेबिलिटी वाली जैसे जो चीजें होती है उसको अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो वो क्या है? आपके फंडामेंटल जो राइट्स है उसको इन्फ्रिंज कर रहा है, तो वो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती चीजें। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारा संविधान हमें अपना जो रिलीजन है उसको भी फंडामेंटली एक्सरसाइज करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30।
ठीक है, फिर है हमारा लास्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 32 बेसिकली आपको रिट्स प्रोवाइड करता है कि अपने फंडामेंटल राइट्स को जो इन्फ्रिंज हुए हैं उसको वापस से आप पा सकें अपने। देखिए बच्चों, आपसे कभी भी ये नहीं पूछेंगे किस आर्टिकल में क्या है, लेकिन आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि ओरिजिनली हमारे पास कितने थे, 7 फंडामेंटल राइट्स, अब हमारे पास 6 हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, और आर्टिकल 32 है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, उसको ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में हो सकता है आपसे इनकरेक्ट पूछा गया हो और आप आंसर गलत लगा दें। सो इसका ऑप्शंस क्या क्या है, हीबियस कॉर्पस, इसका मीनिंग क्या है, टू हैव बॉडी ऑफ, मैंडेमस वी कमांड, प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, सर्टियोरारी बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास 5 रिट्स होती हैं बेसिकली, जो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 32, तो उसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बाय व्हाट अथॉरिटी। यानी देखिए ये जो बाय व्हाट अथॉरिटी है, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था मैंडेमस, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था को वारंटो। ठीक है, और सर्टियोरारी का क्या होना चाहिए, टू सर्टिफाई। आपको पता चल गया टोटल हमारे पास 5 रिट्स कौन कौन सी, हीबियस कॉर्पस, इसका मतलब क्या होता है, जब भी ये इंप्लीमेंट किया जाएगा इसका मतलब कि जिसके अगेंस्ट ये इश्यू हो रहा है, किसी पर्सन, जैसे जबरदस्ती किसी को वो कर लेते हैं, आप बंदी बना रहे हो, अगर कोर्ट ऑर्डर निकाल देती है तो आपको उस पर्सन को, जो उसकी फिजिकल प्रेजेंस है, उसको कोर्ट में लाना होगा, इसीलिए उसका क्या है, टू हैव बॉडी ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैंडेमस, इसका मतलब क्या है, वी कमांड, प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, बेसिकली इसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट्स को फॉरबिड करता है कि उनकी जुरिस्डिक्शन में जो मैटर नहीं है वो उस पर आगे काम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The President, the Prime Minister of India, the Chief Justice of India, the Attorney General of India। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये फर्स्ट सिटीजन भी है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन दोनों तरीके से आपका बन सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो ये क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर हमारे होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बेसिकली ये अंडर आर्टिकल 76 हमारा आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे होते हैं वो उनको ओथ दिलवाते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री अगर उनको रिजाइन करना हो, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी में भी ये मेंशन होता है क्वेश्चन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद। सो करेक्ट आंसर विल बी नीलम संजीवा रेड्डी। जब फखरुद्दीन अली अहमद जी जब ऑफिस में थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी जी अनअपोज इलेक्ट किए गए थे। तो देखिए यहां से भी आपका जनरल टेस्ट का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपको पता है जनरल टेस्ट में हमारे करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हमारे रहे हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो एक बार फटाफट से लिस्ट देख लेते हैं ताकि एलिमिनेशन आपका इजी हो जाए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिल चुका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिल चुका है, जाकिर हुसैन को मिल चुका है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है।
ठीक है, मैंने पहले भी आपको ये करंट अफेयर्स में कराया है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। जैसे तोताए हिंद, एक क्वेश्चन हमारा वहां से भी हिस्ट्री में जैसे बनता है ना, ऐसी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम बोलते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर वीवी गिरी, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इन सभी को जो प्रेसिडेंट हमारे रहे हैं उनको क्या मिल चुका है, भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता है जो राज्यसभा है हमारा वो क्या है, कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है। बेसिकली इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। वहीं पर अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या है, 6 साल के लिए ये होती है बेसिकली। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं, जो कुछ कुछ मेंबर रिटायर होते चले जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं, उसी की जगह पे दूसरे आते चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, इसीलिए कभी भी चैम्बर खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो क्या स्ट्रेंथ है, 250, 252, 255, 260। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर विल बी 250। वही अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा की बात करें तो 552 मेंबर्स हमारे वहां पर होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी आपका बन सकता है। पीए संगमा, मीरा कुमार, एम अनंतनेसम अयंगर, जीवी मावलंकर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर भी जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेवन मावलंकर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे फर्स्ट स्पीकर थे। वही अगर हम पीए संगमा की बात करें तो ये हमारे फर्स्ट ट्राइबल लोकसभा स्पीकर रहे हैं। मीरा कुमार जो थी वो फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर रही हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा, इसीलिए मैंने आपके लिए ऑप्शंस भी ऐसे रखे ताकि मल्टीपल क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर, और जो ये हमारा थर्ड ऑप्शन है क्या रहे हैं हमारे, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, जो राज्यसभा होती है बच्चों हमारी, उसका चेयरमैन कौन होता है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही उसके। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए, लोकसभा की हमने बात कर ली, लेकिन अगर लोकसभा की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा की बात भी तो होगी। इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एसपी कृष्णमूर्ति राव, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या श्री के.आर. नारायण। इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों की जो हमारी राज्यसभा होती है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आते हैं, वही उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, जो कैग होते हैं वही गार्जियन होते हैं पब्लिक पर्स के। इस टाइप के क्वेश्चन जो वन लाइनर्स होते हैं वही आपसे जनरल टेस्ट में पूछे जाएंगे बच्चों, डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, आप सभी को पता है कि स्मूथ फंक्शनिंग हमारे संविधान की, हमारी पार्लियामेंट की चलती रहे, उसके लिए बहुत सारी कमिटीज बनाई जाती हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, उसी में से एक ओल्डेस्ट कमिटी है, तो वो कौन सी है, एस्टिमेट्स कमिटी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। कब बनी थी ये, 1921 में ये फॉर्म हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट आया था। ठीक है, तो उस टाइम पे ये बनी थी। फिर एक हमारी होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये कब बनी थी हमारी, 1951 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में भी बच्चों बताया था कि कुछ अमेंडमेंट्स जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में से एक क्या है 73rd। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, पंचायती राज सिस्टम, एजुकेशन, राइट टू लिबर्टी, म्युनिसिपैलिटीज। करेक्ट आंसर विल बी पंचायती राज सिस्टम।
ऐसे ही अगर हम म्यूनिसिपैलिटीज की बात करते हैं तो ये किससे आया था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अगर हम राइट टू लिबर्टी की बात करें तो ये हमारा आता है अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से इनफेक्ट सीधा क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ठीक है, तो एक हमारा है आर्टिकल 21A, वो किससे डील करता है? राइट टू एजुकेशन। यानी इसमें लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा पाने का पूरा पूरा अधिकार है, तो उनको वो मिलना चाहिए। इसीलिए ये अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 21A में इंसर्ट किया गया था हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके लिए बनेगा जब हम जनरल टेस्ट की बात करते हैं। तो ऑप्शंस क्या है? हरिलाल जयकुंसदास कानिया, रंगनाथ मिश्रा, सुकुमार सेन, वीएस रमादेवी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। वहीं पर अगर हम बात करें सुकुमार सेन जी की तो ये हमारे क्या रहे हैं? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। वीएस रमादेवी जी हमारी रही है फर्स्ट फीमेल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपसे कहीं से भी बनेगा, इसलिए मैं आपको सारी चीजें करवा रही हूं। ठीक है, 4 में से 3 ऑप्शन से आपके 3 क्वेश्चन बन गए, तो आपको चीजें अच्छे से याद रखनी कि वीएस रमादेवी जी क्या थी? फर्स्ट फीमेल ईसीआई थी। सुकुमार सेन क्या थे? फर्स्ट हमारे ईसीआई थे। आगे, हु हेडेड द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अब मतलब मैं बता देती हूं कि जो हमारा आर्टिकल 280 है उसके अंडर ही फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है, और अब तक टोटल 15 फाइनेंस कमीशनों का गठन हो चुका है, और 15 को कौन हेड कर रहे हैं? एनके सिंह जी। ठीक है, ये रिकमेंडेशन देते हैं और उसी के बेसिस पे जो रिसोर्स एलोकेशन है वो किया जाता है। तो फर्स्ट कौन थे? ए.के. चंदा, के.सी. पंत, एन.सी. नियोगी, एन.के. सिंह। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। के.सी. नियोगी वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, सरकारिया कमीशन 1983, पुंछी कमीशन 2007, राजमन्नार कमेटी 1971, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। और ये बेसिकली किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज। आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में कुछ जो हमारी भाषाएं हैं उनको क्लासिकल लैंग्वेज का हमने स्टेटस दे रखा है, तो उसमें से कौन सी नहीं है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, हिंदी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी। ठीक है, मलयालम, उड़िया, कन्नड़, इनको भी हमने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे रखा है, साथ ही में तमिल, संस्कृत, तेलुगु, ठीक है, इनको भी मिला हुआ है। तमिल वाज द फर्स्ट लैंग्वेज जिसको हमने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया था। और इसी के अगर मैं एक बात बताऊं तो जो हमारा 8th शेड्यूल है जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से बेसिकली डील करता है, उसके अंदर हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, टोटल 22 लैंग्वेजेस हमारी इंक्लूडेड है। When was the Constitution of India came into force? 25th December 1949, 25th November 1949, 26 January 1950, 26 November 1950। So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए आज की स्लाइड में बच्चों इतना ही था। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।